नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी बड़े संकट में अब फंस गए हैं। इमरजेंसी बैठक इस वक्त पीएमओ में चल रही है अलग अलग तरीके की, और सबसे शॉकिंग न्यूज कि मोदी के इस्तीफे की मांग होने लगी। इस संकट आया नहीं है देश पर, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसे न्योता दे करके, न्योता मतलब समझते हैं ना, न्योता दे करके उसे बुलाया, दावत दिया उसे। और जो परिस्थितियां इस वक्त हो गई हैं, बड़ी नाजुक सी परिस्थिति है, और इस परिस्थिति से निकलने के लिए सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं है कि हम इससे निकल जाए। इसका कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट सेशन के वक्त पार्लियामेंट से बाहर एक पत्रकारों को जवाब दिया था, जब पार्लियामेंट में उनको नहीं बोलने दिया गया राहुल गांधी को। तो बाहर जब राहुल गांधी निकले तो राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्लैप्स कर गई है। यह राहुल गांधी का बयान था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्लैप्स कर दी गई है। जो ट्रंप ने कहा था, बयान दिया था, उसी बयान पर उन्होंने कहा यह सही बात है। मैं कई बार कह चुका हूं कि क्लैप्स कर दी गई है, सिर्फ सुनहरे सपने दिखाए जा रहे हैं। उसके कई सारे कारण बताए थे राहुल गांधी ने। उस वक्त ईरान और इजराइल का युद्ध भी नहीं चल रहा था, सिर्फ ट्रेड डील पर अमेरिका से बात चल रही थी। तो राहुल गांधी ने यह बात कही, और इस पर पूरा विपक्ष सदन में चर्चा करना चाहता था। राहुल गांधी ने अगुवाई की थी, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, और 4 दिन तक राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी 3-4 मुद्दों पर बात करना चाहते थे। पहला, ट्रेड डील और ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया। दूसरा, चाइना का टैंक हमारे बॉर्डर में घुसा और सरकार ने फैसले कुछ नहीं लिए। और तीसरा, जो देश के हालात थे, महंगाई और अर्थव्यवस्था, शेयर मार्केट डूब रहा था, अडानी लूट रहे थे, इस पर चर्चा नहीं होने दिया गया। चौथा जो था, बड़ी ही अहम था, जिस पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इस सरकार ने नहीं किया। शेयर मार्केट का खेल, क्रैश होना और रुपया का गिरना। जबकि सरकार को इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था। सर्वदलीय बैठक बुला करके विपक्ष के साथ स्वयं प्रधानमंत्री को बैठक में रह करके और इस पर चर्चा करनी चाहिए थी, इसका रास्ता निकालना चाहिए था, और अमेरिका के टैरिफ को ठुकराना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं किया। अब एक आंकड़े आप दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो आप दर्शक चौंक जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी के बयान पे हम लोग आएंगे। कुछ चुनिंदा आंकड़े आप दर्शकों को मैं रखता हूं। कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो है हमारा, देश से बाहर जो चला गया, चंद दिनों में सिर्फ निकाल लिया विदेशियों ने हमारे देश से, क्योंकि प्रधानमंत्री की नीतियों पर और प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए जो सरकारी व्यवधान है, या इनकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिस तरह से लोगों को परेशान करती है, रुपया जिस तरह से गिर रहा है। 2.06 लाख करोड़, ध्यान दीजिएगा, 2.06 लाख करोड़ रुपया का गिरावट सिर्फ 4 महीने में, आज से 4 महीने में हुआ है। पैसा निकाल करके निवेश कर दिया। अब दूसरा, विदेशी निवेश में जो कमी आई है, जो बाहर से आ रहे थे, 14 साल में सबसे कम 14.7% पे आ गया। बड़े ध्यान से आप दर्शक इसे
समझते जाइएगा। विदेशी मुद्रा जो संपत्ति में कमी आई है, जो कहते हैं ना खजाना खाली है, खजाना का कुल 551, बड़ी ध्यान से इसे समझिए, न समझ आए तो लाइव समाप्त होने के बाद एक बार रिमाइंड करके आप लोग जरूर देखिएगा। विदेशी मुद्रा संपत्ति में कमी, जो हमारी विदेशी मुद्रा बाहर से सामान हम मंगाते हैं तो डॉलर में हम उसे परचेज करते हैं, तो उसका एक खजाना हमारा जो था कुल 551.83 बिलियन डॉलर, 551.83 बिलियन डॉलर एक हफ्ते में यह घटकर 2.80 बिलियन डॉलर हो गया, 280 बिलियन डॉलर एक हफ्ते कमी आ गई। अब विदेशी मुद्रा भंडार 690 बिलियन डॉलर 5 हफ्ते में कम हो गया है। 690 बिलियन डॉलर 5 महीने के अंदर कमी आ गई है हमारे सरकार के खजाने में। 690 बिलियन डॉलर की कमी आ गई है 5 हफ्ते के अंदर मात्र। दूसरा, 7.79 बिलियन डॉलर एक हफ्ते में कमी आई है। अभी करंट जो यह हफ्ता भी खत्म होकर के सोमवार शुरू हुआ, तो सोमवार से रविवार के बीच में 7.79 बिलियन डॉलर का एक हफ्ते में कमी हो गई है। अब ऐसे में सोना में गिरावट कुल 115.22 बिलियन डॉलर एक हफ्ते में 5.02 बिलियन डॉलर का गिरावट हुआ है। अब आगे जो कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश था हमारे देश के अंदर, वह देश से जो बाहर लेकर के चले गए लोग, 2 बड़ी ध्यान से समझिए, 2.06 लाख करोड़, 2.06 लाख करोड़ रिकॉर्ड गिरावट सिर्फ 4 महीने के अंदर। 2.06 लाख करोड़ रुपया हमारे देश से निकाल करके, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट किए थे निकाल करके लेकर के इसलिए चले गए कि मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है और रुपये पर, हमारे देश का जो रुपया है उस पर भरोसा नहीं है। मैं यह आप दर्शकों को सरकार के रिकॉर्ड को बता रहा हूं, सरकारी रिकॉर्ड को बता रहा हूं, जो सरकारी रिकॉर्ड जारी हुआ है, सरकारी रिकॉर्ड को बताया रहा हूं आपको, जो सरकारी रिकॉर्ड सरकार ने जारी किया है। अब ऐसे में मोदी सरकार फंस गई और फंसने के बाद तब जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र, आरबीआई ने, उसके बाद आरबीआई ने हाथ खरीद कर दिए, भैया मैं डॉलर नहीं खरीद पाऊंगा, हमारे पास जो रुपया बचा हुआ है उससे डॉलर खरीदूंगा अगर तो मेरा सारा रुपया खत्म हो जाएगा, तो बहुत तहलका मच जाएगा, लोग आरबीआई को फिर उठाने लग जाएंगे। लेकिन पैसे भी सुरक्षित नहीं है, पैसे है भी नहीं। अब इस पर राहुल गांधी ने, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आप सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, तेल कम खाइए, देशभक्ति का नया पैकेज है जारी हो रहा है, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 साल तक शादियों के लिए सोना ना खरीदे। ध्यान से समझिए, आपकी बहन, बेटी, बच्ची, जिसकी भी शादी ब्याह हो रही है, सोना मत खरीदिए, सोना मत दीजिए, घर से काम करिए, सड़क पर कम व्यस्त रहिए, सड़क पर मत निकलिए, घर में रहिए, आप घर से वर्चुअल मीटिंग कीजिए, घर से ही ऑनलाइन आप काम कीजिए, सब कुछ घर से कीजिए, घर से बाहर मत जाइए। दूसरा चीज, तेल की खपत जो आप खाना खाते हैं उसको 10 से 20% कम कर दीजिए, 10 से 20% कम कर दीजिए, खाना वाना खाना मत कीजिए। अब आप हफ्ते में 6 दिन भूखे रहिए और 1 दिन पार्टी मना लीजिए घर में बनाकर। बाकी आप कभी शनि भगवान का, तो कभी बजरंग बली का, तो कभी गुरु, कभी लक्ष्मी माता का, कभी भोलेनाथ का, बस राम राम करते रहिए। लेकिन यह मैं नहीं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कहा
आधिकारिक तौर पर कहा कि तेल की खपत जो है वह 10 से 20% आप कम कर दीजिए। विदेशी यात्रा, 1 साल तक विदेशी छुट्टियां टाल दें, देश में घूम लें। सबको कह रहे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप विदेश यात्रा मत कीजिए। दूसरा, खेती को लेकर के रासायनिक, बड़ी ध्यान से समझिए, फिर मैं डिस्क्राइब करके आप दर्शकों को बताता हूं। रासायनिक खाद का उपयोग आधा करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं। वो खाद, वो यूरिया उसका इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए। आप प्राकृतिक, जैसे पहले प्राकृतिक होता था, थोड़ा बहुत कोई खाद आता था और डाल लेते थे, और ज्यादातर खाद तैयार किसान किया करते थे। गोबर हो गया, राख हो गया चूल्हे का, बाकी सब जो होता था कूड़े में डाल देते थे, उन सबको फिर उठा करके खेतों में डाला जाता था। उस खाद का भी इस्तेमाल कीजिए, उसका। और बाकी यह सामान फर्टिलाइजर वाला बतलाइए। दूसरा कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती अपनाया। दूसरा आगे कह रहे हैं प्रधानमंत्री की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपके पास बाइक है, कार है, इन सब चीजों का बिल्कुल उपयोग मत कीजिए। आप इसे घर में खड़ा कर दीजिए, और घड़ा खड़ा करके आप किस्त भरिए उसका। आप स्वयं बस और मेट्रो में जाइए, और जिसके पास मेट्रो नहीं है वो बस में जाए, नहीं है तो आप साइकिल से जाइए। साइकिल से जाइए। यह प्रधानमंत्री कहना है, मेरा नहीं, प्रधानमंत्री का। हमारे देश के 56 इंच वाला सीना, 56 इंच के सीने वाले डरपोक का कहना है। यह जो 56 इंच का सीना लेके एक डरपोक व्यक्ति निकला हुआ है, उसका कहना है। अब हमारे डरपोक शब्द का मैं इस्तेमाल किया तो बहुत लोग कहेंगे उनका अपमान कर रहे। अपमान नहीं, मैं उनका तिलक कर रहा हूं। उसके लायक भी नहीं। शब्द इनके लिए और भी बहुत कड़े होने चाहिए, लेकिन मर्यादाएं हैं, गाइडलाइंस है कि जो नहीं बोल सकते। लेकिन यह सारी चीजें हैं उस गरीब से पूछे कोई, जो मजदूर घर से टिफिन लेके निकलता तो है, लेकिन पूरा दिन मजदूर अड्डे पर बैठ करके और उस टिफिन को खाने की हिम्मत नहीं होती, और उस खाने को बचा करके लेकर के घर पे आता है और फिर घर पे उसे खाता है। उस मजदूर से पूछे कोई कि हालात उसके क्या है। तो मोदी जी ने यह सब कुछ कह दिया। अब इन सभी चीजों, यह संकट है। अब पीएम ने, जब इस वक्त हम लोग लाइव हैं, तो इस समय पीएम की एक इमरजेंसी बैठक चल रही है पीएमओ के अंदर। अब विपक्ष, अब मैं राहुल गांधी पे आता हूं। उसके बाद राहुल गांधी ने यह बात पहले भी कही, पार्लियामेंट में इसी बात का जिक्र कर रहे, तो उनको बोलने नहीं दी गया, रोक दिया गया। अब प्रधानमंत्री ने बोला है, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट बाहर आकर के पहले ही बोले थे। यानी कि आप मान लीजिए कि राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वह सही साबित हुई। हमारे देश की जीडीपी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, पूरी तरह से क्रैश। और यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ जा चुका है। अब जो बात कहने जा रहा हूं, पहले राहुल गांधी का सुन लीजिए, उसके बाद मैं विस्तार से आपको बताता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग करने का आह्वान किया। सोना न खरीदे, विदेश न जाए, पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, उर्वरक और खाना पकाने के तेल की खपत कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, घर से काम करें। ये उपदेश नहीं, ये असफलता का प्रमाण है। 12 वर्षों में उन्होंने देश को इस कदर बदहाल कर दिया है कि ताकत जनता को बताना पड़ता है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। हर बार वे जिम्मेदारी जनता पर डाल देते ताकि खुद जवाबदेही से बचे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पॉइंट्स पर। अब इसमें इंडिया की भी बैठक होने जा रही है। ममता बनर्जी ने अगुवाई की है। कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के बीच में एक टकराव सी परिस्थिति बनी हुई थी, उस टकराव को खत्म करते हुए और ममता बनर्जी ने एकजुट की है और इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। यह बैठक होने जा रही थी, इससे घबरा गए हैं मोदी जी और संकट में पड़ते जा रहे हैं। पीएमओ के अंदर हलचल इस बात की है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जो फैसले वह लेंगे, लाजमी है कि सड़क पर उतरने का फैसला लेंगे।
और आम जनता के बीच। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह इमरजेंसी बैठक जब खत्म होती है तो जो निष्कर्ष उसका निकल करके आएगा वह बड़ी अहम होगा। लेकिन हरदीप सिंह पुरी, अश्विनी वैष्णव, अलग अलग मंत्री अलग अलग रूप में लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम पूरी तरह से साफ हो चुके हैं, हम हाथ खड़ा करने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। अब एक खबर आपको देने जा रहा हूं जो अभी तक प्रमाणित नहीं है, लेकिन ऐसा ही होने जा रहा है। 100 घंटे के अंदर महंगाई और अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन लगने जा रहा है। 100 घंटे के अंदर, ध्यान रखिएगा। इस इमरजेंसी बैठक से क्या निष्कर्ष निकलता है, जब पूरी तरह से अभी इस वक्त हम लोग जब है लाइव है, इस वक्त शेयर मार्केट का वह बुरा हाल है, रिलायंस बहुत तेजी से माइनस हो रहा है, 4.27, यानी कि समझ रहे हैं आप, 4270 पॉइंट्स नीचे जा रहा है। निफ्टी बहुत तेजी से माइनस में जा रहा है, सेंसेक्स माइनस में हो रहा है। अब आइए कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आप सोना मत खरीदिए, आप तेल खपत कम कीजिए, आप दफ्तर मत जाइए, घर से काम कीजिए, यह सब क्यों कहा? डॉलर का कंडीशन हमारा बहुत खराब है। बाहर से जो हमारे पैसे, बाहर से जो लोग पैसे आ रहे हैं उसके हालत बहुत खराब है। यहां से पैसे जो निकाल रहे हैं शेयर मार्केट से निकालने के बाद उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनको नुकसान हो रहा है। तो वो पैसे पूरा निकाल करके दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो आंकड़े आप दर्शकों को मैंने बताया, हफ्ते का भी, महीने का भी, 4 महीने का भी, मैंने जो आंकड़ा अभी आप दर्शकों को दिया, जो दर्शक लेट जुड़े हैं, लाइव समाप्त होने के बाद रिमाइंड करके एक बार देख ले, सारे आंकड़े मैंने दिए, आधिकारिक गवर्नमेंट के आंकड़े आप दर्शकों के सामने मैंने रखे। अब ऐसे में लोग पैसे निकाल करके लेके जा रहे हैं। हमारे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह हमारे देश के अलावा वह ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जाकर के कंपनियां बैठा रही हैं, हमारे देश में कम करती जा रही है और उधर बढ़ाती जा रही है, क्योंकि यहां एक व्यक्ति बाहर का आकर के कंपनी बिठा रहा है और जैसे कंपनी चालू होता है, कोई भी कंपनी बनने में 5-7 साल लग जाते हैं, आप दर्शकों को पता है, चालू होते होते प्रोजेक्ट खत्म होते, और जब चालू होता है वह कड़ी मेहनत करके, नुकसान उठा करके, काम करके जब कंपनी को रन कर ले रहा है और कंपनी 6,000 करोड़ से लेकर के 10,000 करोड़ के बीच में रन अप इनकम में पहुंच रही है, तो हमारे देश की सरकार ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके उसके पीछे, और उस 10,000 वाली इनकम वाली कंपनी को 2,000 और 3,000 करोड़ में अडानी और अंबानी को वह व्यक्ति बेचने को मजबूर हो जा रहा है। इसलिए भरोसा कम हो रहा है, तो लोग बाहर के आ करके हमारे देश में कंपनियां नहीं लगा रहे। जो बाहरी थे वह कंपनियां बेच करके चले गए। अब इसका दूसरा पहलू आइए। दूसरा पहलू यह है जो और भी बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यह सरकार, कंपनी लग रही है तो यह सरकार क्या कर रही है, सब्सिडी जो सरकार दे रही है वह सब्सिडी 2 व्यक्तियों पर फोकस ज्यादा है, अडानी और अंबानी पर। लेकिन अडानी अंबानी की ही बात होती है, लेकिन इतने ही नहीं है, वह टॉप 20 है, टॉप 20 जो इस सरकार का घर भरती है। सरकार मतलब देश की सरकार मत समझ लीजिए, सरकार मतलब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का आका, जन्मदाता आरएसएस और भाजपा का घर भरने वाली टॉप मोस्ट 20 कंपनी है, टॉप मोस्ट 20 कंपनी है जो इनको इतना चंदा देती है कि यह भाजपा विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाली राजनीतिक पार्टी हो गई है, और आरएसएस विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाला संगठन हो गया।
समझ रहे हैं? अब इस देश की जो सब्सिडी होती है, सारी सब्सिडियां अडानी अंबानी को 60% जाती है और 40% उन लोगों में जाती है। अब 27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो माफ हुआ वह इन्हीं टॉप 20 लोगों का हुआ। 27 लाख करोड़ राइट अप बैंक से करके कर्ज माफ कर दिया। अब आप दर्शक एक चीज बताइए कि क्या आपके घर में किसी का या आपके रिश्तेदार का या आपके दोस्त का या किसी गरीब का आपने 10 रुपए कर्ज माफ होते हुए देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि सरकार चलती आपसे है। अब एक आंकड़ा और बता रहा हूं जो आपको और पैरों के नीचे जमीन खींचने वाला है, ध्यान से दीजिए। आधिकारिक आंकड़े का जिक्र कर रहा हूं मैं। अडानी को यह सरकार 70% देती है और देश की बड़ी बड़ी कानून इनके लिए बनाती है। अडानी जो हमारे देश का नंबर 1 दौलतमंद है, वह मैं विश्व का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देश का बात कर रहा हूं। अडानी हमारे देश का नंबर 1 बिजनेसमैन नहीं, वो तो चोर है, बिजनेसमैन नहीं, दौलतमंद। अडानी बिजनेसमैन कहां है? चोर है वो व्यक्ति। क्रिमिनल केसेस अमेरिका में चल रहे हैं। तो अडानी हमारे देश का नंबर 1 दौलतमंद है। 2014 में 400 माफ कीजिएगा 600 400 से 600 के आसपास, करेक्ट आंकड़े ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन 400 से 600 के अंदर पायदान पर वह अरबपतियों में था और मात्र 7 साल में विश्व के नंबर 3 खरबपतियों में शुमार हो गया। कहां से आया है? जिस कोरोना काल में आप दर्शक घरों में कैद हो करके और तरस रहे थे खाने पीने के लिए और लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, उस वक्त गौतम अडानी की संपत्ति प्रतिदिन 3 गुना 4 गुना हो रही थी, बढ़ रही थी और सरकार की दौलत बढ़ रही थी। अब वह अडानी इस देश को मात्र 40,000 लोगों को नौकरी देता है। इस देश का सबसे नंबर 1 दौलतमंद व्यक्ति इस देश के लोगों को मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है और उसमें से अब निकाले गए हैं तो वह 30 से 32 हजार के आसपास आ गया, बहुतों को निकाल दिया गया है। तो उस व्यक्ति को, वैसे व्यक्तियों को 27 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है। अब आते हैं अंबानी पर, वह नंबर 2 पर आते हैं। अंबानी अडानी से बेहतर परिस्थिति में। अंबानी इस देश को 3,77,000 लोगों को काम देते हैं। इस देश में 3,77,000 लोगों को भारत में नौकरी दे रखी है, यानी कि अडानी की तुलना में बहुत ज्यादा अंबानी है। लेकिन उस लिस्ट में वह भी है कि बेनिफिट होता है। अब ऐसे में बाकियों की तो कोई है नहीं। इस देश को रोजगार कौन देता है? एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल के अंदर महिलाओं को भी काम मिलता है। लघु उद्योग एमएसएमई के अंदर महिलाओं को भी काम मिलता है, कम पढ़े लिखों को भी मिलता है, अच्छे इंजीनियरिंग किए हुए लोगों को भी मिलता है और मजदूर को भी मिलता है। और टेक्निकल व्यक्ति जैसे वेल्डर, रीगर, हेल्पर, कारपेंटर, राजमिस्त्री, फोरमैन, सुपरवाइजर, सब इंजीनियर, इस कैटेगरी का काम एमएसएमई में मिलता है। एमएसएमई कंपनियां जो होती हैं वह एक व्यक्ति से लेकर के 300 तक लोगों को काम में रखती है। एक व्यक्ति से, एक मजदूर से लेकर के 300 मजदूर तक को वह काम में रखती है, उसे एमएसएमई
यानी कि लघु उद्योग कहा जाता है। लेकिन एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग या सेक्टर टेक्सटाइल जो है 7 सालों में के अंदर 70,000 माफ कीजिएगा 1,80,000 मात्र 7 सालों के अंदर यह कंपनियां बंद हो गई। कितना? 1,80,000 कंपनियां नोटबंदी और जीएसटी के बाद बंद हुई। और कोरोना काल में सबसे ज्यादा कंपनियां बंद हो गई, यानी कि 2 से 2.5 लाख कंपनियों को आपने बंद करा दिया। आपने बंद कराया तो जो मध्यम श्रेणी के लोग थे उनको रोजगार नहीं मिला और वह बेरोजगार हो गए। अब इस वक्त हालात यह है कि थोड़ा प्रोग्राम लंबा हो रहा है, मैं आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग जरूर इन बातों को सुनिए, क्योंकि यह जरूरी है सुनना। इस टॉपिक को पूरा आप दर्शकों तक बताना, आधा अधूरा फिर सही नहीं होगा। यह कंपनियां उन मध्यम वर्ग को जब काम दे रही थी और कंपनियां बंद हो गई, तो एमएसएमई मंत्रालय तो है हमारे पास, 50,000 करोड़ रुपए का उसका सालीना बजट है। कितना? 50,000 करोड़ का उसका बजट है। कंपनियां बंद हो गई, उन्हें खोलने का कोई प्रयास नहीं हुआ। और कोरोना के बाद भी यही परिस्थितियां रही। लेकिन अब वही कंपनियां हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालती हैं, लोगों को संभालती हैं, जिससे हमारा देश ग्रोथ करता है अच्छी खासी। और जब वह बंद हो गया, वह बंद होने का तात्पर्य यह हुआ कि यह सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर पाई, बल्कि हमारे देश में असेंबल होने लगा सामान। दूसरे देश से सामान आ रहा है और हमारे पास असेंबल हो रहा है, मेड इन इंडिया मार रहे हैं और दे दे रहे हैं। सामान किसका? चाइना का। अब ट्रेड डील से अमेरिका का सामान आएगा यहां। जैसे हर घर में चाइना का सामान पाया जाए, अब अमेरिका का सामान पाया जाएगा। इसी बात को मैं राहुल गांधी पे आऊंगा, अमेरिका का पाया जाएगा। अब सोचिए, अमेरिका का जो सामान आएगा हमारे पास, वह टैक्स नहीं होगा, टैक्स पे नहीं होगा, वह 0 टैक्स होगा, टैक्स फ्री सामान आएगा। वह क्या आएगा? वह आएगा टेक्सटाइल की सामानें आएंगी, खाद्य पदार्थें आएंगी, सोयाबीन तेल, यह सारी चीजें आएंगी, गेहूं चावल तक की बात होगी उसमें, यानी कि फूड्स में हर चीज। तो यहां पर वह सेल नहीं कर रहा है, डंप कर रहा है। डंप यानी कि बड़े बड़े गोदाम में डंप करके वह डिस्ट्रीब्यूट करेगा होलसेलर को, और होलसेलर रिटेल सेलर को करेगा। तो नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में गांव देहातों में जो छोटे छोटे किराना स्टोर, छोटे छोटे कपड़े की दुकान, यह सारी चीजें होती थी, वह तकरीबन 3 करोड़ दुकानें बंद हो गई हैं। कितना? 3 करोड़ दुकानें बंद हो गई हैं। वह 3 करोड़ दुकानें बंद होने से सोचिए कि अगर एक व्यक्ति एक दुकान में एक ही वर्कर आदमी रख रहा है, तो 3 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। एक व्यक्ति एक रख रहा है, 3 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। अब आइए, मैंने क्या कहा आपको कि तकरीबन 2 करोड़ एमएसएमई कंपनियां बंद जो हुई 7 साल में, 1,80,000 2 लाख कंपनियां तकरीबन जो एमएसएमई की बंद हुई। वह कंपनियां बंद होने से जो रोजगार गए, एक मजदूर से लेकर 300 मजदूर लोग रखते थे, वह बंद हुई। तो करोड़ों की संख्या में लोगों के रोजगार गए। उन रोजगारों की पूर्ति नहीं हुई है। और जो बच्चे बैंक से कर्ज ले करके डिग्री किए हैं, उनको रोजगार नहीं मिला, तो अब बैंक वाले अपने कर्ज मांग रहे हैं। जबकि सिस्टम क्या है कि डिग्री लेकर के रोजगार लग जाता है, कैंपस में नौकरी मिल जाती है, काम शुरू करता है, उसका तनख्वाह पहला जो आता है तब से किस्त चालू होती है। लेकिन अब वह
सब सिस्टम खत्म हो गया। अब उसको रोजगार मिल नहीं रहा है और मिलने वाला नहीं है, लेकिन अब उसको कर्ज बैंक मांग रहा है। अब वो पढ़ के डिग्री लेके क्या करे, अब बताइए। तो अब मोदी सरकार एक नया वो कर रही है, बैठक हो रहा है पीएमओ के अंदर, बहुत हलचल तेज है एकदम। मैंने आप दर्शकों को 100 घंटे की बात बताई, 100 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है, ध्यान रखिएगा। 100 घंटे में आधिकारिक तौर पर लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, इमरजेंसी, आर्थिक इमरजेंसी की का ऐलान हो सकता है। और हालत खराब हुआ तो देश में एक बार फिर इमरजेंसी देखा जाएगा, क्योंकि होगा, 100% होगा। इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है और इस पर सारे निर्णय लिए जाने वाले हैं। मोदी घबराए हुए, बड़े संकट में आकर के फंस गए मोदी जी। इतनी घबराहट कभी नहीं देखी। सारे मंत्री आकर के कुछ न कुछ बयान देकर के भाग रहे हैं पतली गली से। राम भरोसे देश को छोड़ दिया, सारा लूट कर। अब आप बताइए, आपको कहा जा रहा है विदेश घूमने मत जाइए। ठीक है भाई, आजकल सबके पास पैसे भी नहीं है, जिसके पास होगा वही जाएगा ना। तो इन्हीं लोगों के तो बच्चे सबसे ज्यादा जा रहे हैं, नेता के, छुट्टी मना। अब ऐसे हालात में हालात मोदी के हाथ से निकल गए हैं और अब इस्तीफे की मांग इनकी विपक्ष ने कर दिया कि भैया आप इस्तीफा दीजिए, आपके बस करना है, आप तो अब गुलाम बनाने जा रहे हो। आखिरी बात, यह ईरान और इजराइल के युद्ध से यह स्थिति नहीं पैदा हुई है। ईरान इजराइल के युद्ध से यह परिस्थिति नहीं है, यह परिस्थिति नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों से आई है और नरेंद्र मोदी के वजह से आई है। नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के फाइल को दबाने के लिए अमेरिका से 54 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में इनको व्यापार करना है। सोचिए, उतनी ही हमारे देश की बजट है साल का, और 900 लाख का हर साल इनको करना है। अब देश कहां जाएगा और किस स्थिति में खड़ा रहेगा, यह आप समझ लीजिए। बाकी इस्तीफे की मांग हो रही है, विपक्ष कर रहा है, लेकिन सरकार समझ रही है क्या? सुब्रमण्यम स्वामी और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बयान दिया। मैं सुब्रमण्यम स्वामी का छोड़ देता हूं, कभी भी कुछ भी बोल देते, चलिए एक बार उनकी बातों को भरोसा नहीं करते। जो इस देश का अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, भाजपा की गवर्नमेंट में वित्त मंत्री रहे पूर्व आईएएस अफसर यशवंत सिन्हा, जो विदेश मंत्री और वित्त मंत्री दोनों रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में, उन्होंने कहा, उन्होंने यह चीज कही कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मोदी की दुखती नस ट्रंप के पास है और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रसिया और ईरान से रिश्ते खराब करने के लिए की वजह से और चाईबासा पोर्ट छोड़ देने की वजह से, नहीं तो हमारे देश में कोई संकट था ही नहीं। और नरेंद्र मोदी का चेहरा जितना जल्द बदला जाए उतना ही बेहतर है, वरना हमारा देश गुलाम हो जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या मांग है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।